अभय चौटाला का सुशील गुप्ता और नवीन जिंदल परवाल बोले, मेरे सामने चुनाव लड़ रहे हैं दो लुटेरे। सुशील गुप्ता ने किया पलटवार, कहा जिसकी जैसी आदत वैसी ही वो बात करेगा। बैसाखी के पर्व पर करनाल की निर्मल कुटिया पहुंचे पूर्व सीएम मनोहर लाल। माथा टेक कर संतों से लिया आशीर्वाद। गुरुद्वारे में लंगर सेवा भी की। नफे सिंह राठी के परिवार ने ली 18 अप्रैल को बंद की कॉल। सुबह 9 से 1 बजे तक रहेगा बंद। हत्या के 45 दिन बाद भी हत्यारों का सुराग न मिलने से है नाराज। महेंद्रगढ़ स्कूल बस हादसे की जांच के लिए बनाई गई कमेटी। जिला शिक्षा अधिकारी को हटाकर सिटी मजिस्ट्रेट को किया शामिल। ग्रामीणों के विरोध के बाद का फैसला। महेंद्रगढ़ स्कूल बस हादसे के बाद एक्शन में प्रशासन। गुरुग्राम में 527 स्कूलों की 2600 बसों की होगी जांच। डीसी निशांत कुमार ने दिए आदेश। फरीदाबाद में युवकों को हुड़दंग करना पड़ा महंगा। पुलिस ने गाड़ी मालिक को भेजा 8500 रुपए का चालान। रील बनाकर इंस्टाग्राम पर की थी अपलोड। और नूह में दामाद ने ली ससुर की जान। पेट में सरिया घोंपकर उतारा मौत के घाट। पुरानी रंजिश के चलते की हत्या। दामाद समेत 8 लोग गिरफ्तार। हरियाणा प्राइम देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी के साथ मैं हूं सुजाता कंवर और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। हरियाणा को लेकर जो कांग्रेस चुनाव समिति की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही थी वो अब खत्म हो चुकी है। हरियाणा के उम्मीदवारों को लेकर मंथन हुआ है सीईसी की बैठक में और किसी भी वक्त जो लिस्ट है वो जारी हो सकती है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में नाम तय किए जा चुके थे और 2 महिला प्रत्याशी को पार्टी जो है वो जगह दे सकती है। उन 2 महिला प्रत्याशियों के नाम पर दांव खेला जा सकता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। हरियाणा की 9 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कांग्रेस कभी भी कर सकती है। सीईसी की बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है। जो प्रत्याशियों के नाम पर मंथन था वो खत्म हो चुका है, तो कभी भी नाम जो है वो सामने आ सकते हैं। कांग्रेस 9 सीटों पर कभी भी उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। अहम बात यह है कि 2 महिला उम्मीदवारों का नाम जो है वो लिया जा सकता है, वो तय किया जा सकता है। और इसी के साथ साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व में सीएम भी रहे हैं वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो देखना ये होगा कि किन उम्मीदवारों पर कांग्रेस दांव खेलेगी। लेकिन अभी इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस सीईसी की बैठक खत्म हो चुकी है। हरियाणा के प्रत्याशियों को लेकर जो मंथन चल रहा था बैठक में वो खत्म हो चुका है। हरियाणा की 9 सीटों पे अपने उम्मीदवार कांग्रेस उतार सकती है और किसी भी वक्त जो है उम्मीदवारों का ऐलान किया जा सकता है। जो सूची है वो किसी भी वक्त जारी हो सकती है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है और एक सीट में यानी कुरुक्षेत्र की जो एक सीट है उस पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को उतारा जा चुका है। लेकिन 9 सीटों पर अभी भी कांग्रेस ने अपने नाम तय नहीं किए हैं। आज सीईसी की बैठक थी जो अब खत्म हो चुकी है। उम्मीदवारों को जो लेकर मंथन किया जा रहा था वो इस बैठक में हुआ है और अब किसी भी वक्त जो है वो लिस्ट जारी की जा सकती है। खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी रवि मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, बैठक खत्म हो चुकी है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, साफ तौर पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो कि कांग्रेस मुख्यालय में हो रही है, आपको बता दूं कि हरियाणा की हो चुकी है और हिमाचल की बैठक यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंप्लीट हो चुकी है। अब पंजाब की जो बैठक है वो शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दूं पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग यहाँ पर मौजूद है। वही बात करें जो प्रभारी देवेंद्र यादव और सीएलपी लीडर प्रताप सिंह बाजवा इस बैठक में मौजूद है। और बता दूं कि 13 की 13 लोकसभा सीट पर यहाँ पर चिंतन मंथन विचार विमर्श किया जाएगा और जो सिंगल नाम की एक सूची तैयार की जा रही है जिस पर आला कमान आज मोहर लगा सकता है। मगर जैसी जानकारी प्राप्त हो रही है कि पंजाब कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची आने में थोड़ा विलंब हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी कुछ सीटों पर
पेच फंसा हुआ है। इसके अलावा बता दूं आपको कि जो इससे पहले हरियाणा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, इसमें 9 की 9 लोकसभा सीटों पर बातचीत हुई है, विचार विमर्श हुआ है और उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ लोकसभा सीटों की जो सूची है आज देर शाम तक कांग्रेस मुख्यालय द्वारा जारी की जा सकती है। यानी कि कुछ का मतलब ये कि 9 की 9 सीटों पर जो है वो नाम जारी नहीं होंगे, 9 में से भी कुछ सीटों पर कांग्रेस नाम जारी करेगी। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे जहां जहां सिंगल सीट पर बिना डिस्प्यूट के बात बनी है आपसी सहमति के लिए लेकर उन नामों पर आज मोहर लगती हुई नजर आएगी और जहां जहां ओपोनेंट ज्यादा हैं और भी प्रत्याशी हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान आज कुछ सीटों की उम्मीदवारों की जो सूची है वो जारी कर सकती है। इसमें हरियाणा, पंजाब और हिमाचल की लोकसभा सीटें हो सकती हैं। जी शुक्रिया रवि, ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि सीईसी की बैठक खत्म हो गई है, लेकिन पंजाब को लेकर अभी भी मंथन जारी है। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर मंथन हो रहा है और पंजाब कांग्रेस के बड़े नेता बैठक में शामिल है, लेकिन जो लिस्ट है पंजाब की वो देरी से आ सकती है। हरियाणा को लेकर भी बड़ी खबर है कि 9 की 9 सीटों पर अभी जो सूची है वो जारी नहीं होगी। हो सकता है कि कुछ सीटों पर जो है वो सूची जारी कर दी जाए, कुछ का बाद में ऐलान कर दिया जाएगा। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने अपने विरोधियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इंडी गठबंधन के प्रत्याशी सुशील गुप्ता और बीजेपी प्रत्याशी नवीन जिंदल पर उन्होंने जुबानी हमला किया। अभय ने कहा कि मेरे सामने 2 लुटेरे हैं जो चुनाव में खड़े हुए हैं। अभय के इस बयान पर गठबंधन प्रत्याशी सुशील गुप्ता ने भी पलटवार किया और कहा कि जिसकी जैसी आदत होती है वो वैसी ही बात करता है। लुटेरा कहा है, जो जैसा है वो वैसी भाषा बोलता है। मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। जिसकी जैसी आदत होती है दूसरों को वैसे समझता है। अभय चौटाला जी कह रहे हैं 2 लुटेरे कुरुक्षेत्र लोकसभा के चुनाव में 2 लुटेरे मेरे सामने चुनाव लड़ रहे हैं। मैं तो तुम्हारे साथ खेती करने वाला, मैं तो तुम्हारे साथ किसान की बात करने और किसान की पैरवी करने वाला, मूंगफली करने वाला। अरे कौन है तो फिर वोट मुझे दोगे, मेरे को दोगे। मैं सीधी भाषा में समझा देता हूँ। पानी अब जाके रह गया, आगे कुछ समझना अब फैसला आपने करना है। कहीं दूसरे आगे कमर करना पड़ेगा। वहीं गठबंधन प्रत्याशी सुशील गुप्ता ने नवीन जिंदल को चुनौती दी है। खुले मंच पर बहस करने की उन्होंने चुनौती दी है। सुशील गुप्ता ने जिंदल से जवाब मांगा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के बड़े आरोप लगे हैं किसानों पर, किसानों को उपद्रवी कहा गया है बीजेपी द्वारा, तो इस पर जिंदल जो है अपना स्टैंड साफ करें। तो ये बड़ी खबर, जहां सुशील गुप्ता ने जिंदल से जवाब मांगा है, खुले मंच पर बहस करने तक की चुनौती दे दी है। किसानों को उपद्रवी कहने पर जो बवाल हुआ था उस पर जवाब मांगा है और कहा है कि नवीन जिंदल को इस पर अपना स्टैंड साफ करना चाहिए। आपकी पार्टी ने, आपकी नई नवेली पार्टी ने, जिसको अभी आप तुरंत इलेक्शन टिकट डिक्लेयर होने से 10 मिनट पहले आपने ज्वाइन किया, उसने किसानों को कभी आतंकवादी कहा, कभी खालिस्तानी कहा, कभी उनको उपद्रवी कहा, कभी उनको आंदोलन जीवी कहा, कभी उनकी जड़ चीन में बताई, कभी उनकी जड़ पाकिस्तान में बताई। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं, आपका क्या स्टैंड है? इन्होंने पंचों की कमर लाल कर दी, सरपंचों की कमर लाल कर दी, क्लर्कों की कमर लाल कर दी, आशा वर्करों की कमर लाल कर दी, पॉलिटिकल वर्करों की कमर लाल कर दी। कोई नहीं छोड़ा। जिससे भी मिले डंडे से बात की। आपके हिसाब से ये सही था या गलत था? आपकी जो नई नवेली पार्टी है बीजेपी, उसका स्टैंड सही था या गलत था? मैं चाहूंगा कि आप स्पष्टीकरण करें। भारतीय जनता पार्टी
हमारे 2 मुख्यमंत्रियों को अरेस्ट करके चुनाव से रोकना चाहती है, कांग्रेस के खाते सील करके उनका खर्चा बंद करना चाहती है और लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देना चाहती। हम चाहते हैं कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले और यहाँ पे आए, चुनाव लड़े। इसलिए जिंदल साहब को, नवीन जिंदल जी को मैं चुनौती देता हूं कि वो स्पष्ट करें कि वो इस समय कहां पे हैं। चुनाव के बीच में अगर वो इस देश के अंदर है तो आके मेरे से बहस करें। मेरे कुछ सवाल हैं। और अब बात करेंगे नफे सिंह राठी हत्याकांड के बारे में। 45 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। नफे सिंह राठी के परिवार में इस बात का रोष है, परिवार नाराज है, इसीलिए अब परिवार ने बंद का आह्वान कर लिया है। 13 अप्रैल को बहादुरगढ़ बंद का आह्वान किया गया है। सुबह 9 बजे से 1 बजे तक दोपहर के बंद का आह्वान किया गया है। 45 दिन बाद भी नफे सिंह राठी हत्याकांड में पुलिस के हाथ कोई अहम सुराग नहीं लगे हैं। परिवार का कहना है कि जिसने ये षड्यंत्र किया उसका अभी तक पुलिस क्यों पता नहीं लगा पाई है। इसे लेकर परिवार नाराज है, परिवार में रोष है, जिसे लेकर अब परिवार ने बंद का आह्वान किया है। 18 अप्रैल को सुबह 9 बजे से 1 बजे तक बंद का आह्वान किया गया है। ऐसा लगता है कि सरकार ये चाह रही है कि हम भी घर से बाहर ना, क्योंकि पिछले 45 दिन केवल नहीं बल्कि 47-48 दिन हो गए। 48 दिन से सिर्फ हमें एक आश्वासन मिल रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं। जो आदमी पकड़े गए हैं उनकी इंटेरोगेशन हुई है, लेकिन उसके बावजूद ना तो वे षड्यंत्रकारी पकड़े गए जिन्होंने ये फाइनेंशियल और पॉलिटिकल हत्या करवाई है, क्योंकि ये तो तय हो गया कि ये प्री प्लान एक फिरौती देके करवाया गया मर्डर है। ये तो साफ सबको पूरे बहादुरगढ़ को दिख रहा है। लेकिन पूरे बहादुरगढ़ की आवाज उठाने वाला वो शख्स था जिसने जब जब बहादुरगढ़ में व्यापारियों को, दुकानदारों को जब जब मुसीबत आई। वहीं बात करेंगे महेंद्रगढ़ स्कूल बस हादसे के मामले में। जांच कमेटी का गठन हुआ था जिसका विरोध हुआ, लेकिन अब कमेटी का दोबारा गठन किया गया है। जिला जांच कमेटी में जिला शिक्षा अधिकारी यानी डीईओ को हटाया गया है। सिटी मजिस्ट्रेट महेंद्रगढ़ को कमेटी में शामिल किया है। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने डीईओ के कमेटी में होने का विरोध जताया था। उन्होंने कहा था कि अगर अपराधी को ही कमेटी में शामिल कर दिया जाएगा तो उन्हें इंसाफ की उम्मीद नहीं होगी, लेकिन इसके बाद अब उसे हटाया गया डीईओ को और अब सिटी मजिस्ट्रेट को जो है कमेटी में शामिल किया गया है। एडीसी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है जो नई जांच कमेटी है और डीईओ को हटा दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और बस हादसे के बाद प्रशासन जागा है। गुरुग्राम में स्कूल बसों को लेकर जिला प्रशासन ने एक्शन लिया। डीसी निशांत कुमार ने स्कूल बसों की जांच के आदेश दिए हैं। 14 अप्रैल तक ये जांच अभियान चलेगा। जांच के लिए जिला में 5 स्थान जो है निर्धारित किए गए हैं। 527 स्कूलों की 2600 बसों की जो है वो जांच होगी। निर्धारित मानकों और सुरक्षा नियमों की जो है जांच की जाएगी। तो महेंद्रगढ़ बस हादसे के बाद प्रशासन जागा है। डीसी ने आदेश दिए हैं स्कूल के जितने भी जिला में जितने भी स्कूल हैं उन सभी की बसों की जांच होगी। 14 अप्रैल यानी कल तक ये जांच अभियान चलेगा, जिसमें निर्धारित मानकों और जो सुरक्षा नियम है उन सभी की जांच होगी। इस वक्त मैं लघु सचिवालय के पास हूँ जहाँ पर ये जो जांच है वो की जा रही है। यहाँ काफी सारी जो बसें हैं वो आप देख सकते हैं। इन बसों को यहाँ बुलाया गया है और इनकी एक एक करके जांच की जा रही है कि आखिरकार इन बसों में क्या कुछ मौजूद है, क्या कुछ मौजूद नहीं है।
इस बस की अगर मैं बात करूं तो ये लेडी फ्लोरेंस स्कूल जो है उसकी ये बस है, और इसकी जब जांच की गई तो इसमें भी गुरुग्राम पुलिस को कई खामियां मिली हैं। इसके अंदर ना तो ये सीसीटीवी कैमरा जो लगा है बस के अंदर ये काम कर रहा है, ना ही इसकी स्क्रीन जो है वो काम कर रही है। इसके अलावा जो पुलिस के अधिकारियों ने यहाँ पर जो एक तरह से अगर आग लगने की स्थिति में अगर फायर को बुझाने के लिए अगर सिलेंडर का इस्तेमाल करना पड़े तो वो भी पूरी तरह से कामयाब नहीं है। इसके आगे की जो पूरी एक नल की जो टाइप होती है जो आगे इसको दूर तक जो स्प्रे कर सकती है वो भी नहीं है। इसके अलावा जब पुलिस अधिकारियों ने इसमें बाकी चीजें जांची तो उनमें भी कई सारी खामियां हैं। ये इमरजेंसी गेट है, अगर यहाँ पर बच्चे कभी आ जाएं, किसी मुसीबत में अगर हो तो उसको खोलना पड़े तो ये खुलता नहीं है प्रॉपर तरीके से। काफी कोशिशों के बावजूद अब इसको गेट को ये खोल पाए हैं। अगर आप सोचिए अगर एक बड़ा आदमी अगर इसको इस तरह से खोलेगा और छोटे बच्चे अगर नहीं खोल पाएंगे तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। आप बताइए सर, क्या क्या खामियां आपको मिली जब आपने इस बस को देखा? इसमें फायर ब्रिगेड वाला अच्छी तरह से नहीं है, उस पर नली नहीं है, ये खिड़की टाइट है, जो इमरजेंसी गेट वाली खिड़की टाइट है, कैमरे नहीं है, इसमें कैमरे काम नहीं कर रहे, स्क्रीनिंग काम नहीं कर रही, अच्छी तरह से नहीं है। बस का जो मेंटेनेंस है ना अच्छी तरह से नहीं है इसमें। आपने इससे पहले भी और सारी कई बसों का आपने चेक किया होगा, उनमें किस तरह की कमी आपको नजर आई है? उसमें उन बसों को बसें बिल्कुल अच्छी तरह से है। जो पीछे हमने जो बसें चेक करी है ब्लू वेल स्कूल की वो अच्छी बसें हैं। कितनी बसों को हम जांच कर चुके हैं? लगभग 15-20 बसों को जांच कर चुके हैं। बिल्कुल। तो आज गुरुग्राम के अलग अलग जगहों पर करीब अगर हम बात करें तो 2000 से ज्यादा जो बसें हैं उनको जांच के लिए बुलाया है। गुरुग्राम की अगर मैं बात करूं तो गुरुग्राम में 500 से ज्यादा निजी स्कूल हैं और उनकी करीब 5000 से ज्यादा जो बसें हैं वो इस वक्त काम कर रही हैं, जो बच्चों को ले जाने लाने का काम करते हैं। इसी तरह से एक एक कर सभी बसों की जो जांच है वो पुलिस और आरटीओ विभाग के जो अधिकारी और जो कर्मचारी हैं वो आज कर रहे हैं। इस वक्त लघु सचिवालय की जो ये पार्किंग है इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारी जो गाड़ियां हैं जो स्कूल बसें हैं उनको आज बुलाया गया है, उनको यहाँ रखा गया है और एक एक करके इन सबकी जो सुरक्षा जांच है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। फरीदाबाद में हुड़दंग करना कुछ युवकों को महंगा पड़ गया। पुलिस ने हुड़दंगियों को चालान भेजा है, पोस्टल चालान पुलिस की तरफ से भेजा गया है। गाड़ियों की खिड़कियों पर बैठकर ये युवक हुड़दंग कर रहे थे। इन्हें रील बनाकर इन्होंने जो पूरा वीडियो है वो उसे इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दिया, जिसके बाद रील पर ट्रैफिक पुलिस ने एक्शन लिया है। गाड़ी मालिक को 8500 रुपए का चालान भेजा है। अगली खबर सिरसा से, जहां बेगू रोड पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रक ने एक स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद भी ट्रक ड्राइवर नहीं रुका और करीब आधा किलोमीटर तक स्कूटी को घसीटता हुआ ले गया। इस हादसे में एक महिला ने मौके पर दम तोड़ दिया तो दूसरी महिला ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। दोनों महिलाएं प्रीतनगर की रहने वाली हैं और गुरुद्वारे में लंगर सेवा के लिए जा रही थी। हादसे का सीसीटीवी भी सामने आया है। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इतना हादसा हुआ है, सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये पड़ोसी हैं हमारे, करमजीत बहन है और एक 13 नंबर गली से बहन थी प्रियंका। ये दोनों रोजाना गुरुद्वारे जाया करते हैं। इधर जो गुरुद्वारा रानिया रोड पर बड़ा गुरुद्वारा है, लंगर बनाने के लिए 5:30 बजे यहाँ से निकलते हैं। तो 5:45 का टाइम था। इसके पापा वहाँ रहते हैं पंजाब में, उनका फ़ोन आया भी ये सब हो चुका है, आप जाके निकल। स्विगी के एक डिलीवरी बॉय की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। ये वीडियो गुरुग्राम की बताई जा रही है, जहां एक स्विगी का डिलीवरी मैन एक फ्लैट के बाहर पहुंचता है, बेल बजाता है, महिला दरवाजा खोलती है, सामान लेती है। दरवाजा बंद होने के बाद ये शख्स कुछ देर वहीं रुकता है। इसके बाद सिर पर लपेटे हुए गमछे को निकालकर उससे मुंह पोंछता है, सीढ़ियां उतरता है, दाएं बाएं देखता है, फिर धीमे कदमों से वापस आता है और नीचे रखे महंगे जूते उठाकर गमछे में लपेटकर उसे फरार हो जाता है। चोरी का ये वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है और अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं सोनीपत में हत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं। गांव पुरख खास राठी के जोहड़ के पास एक युवक की लाश मिली है। शख्स के सर पर चोट के निशान है। आशंका जताई जा रही है कि ईंट मारकर युवक की हत्या की गई है। मृतक की पहचान गांव पुरख खास के रहने वाले यशवीर के रूप में की गई है। दूसरा मामला जो है वो गांव मुरथल से सामने आया है, जहां बंद पड़ी फैक्ट्री में युवक का शव मिला है। गली सड़ी हालत में शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान
22 साल के दीपक के रूप में हुई है। दीपक 9 अप्रैल से ही अपने घर से लापता था। अब पुलिस दोनों मामलों की जांच में जुट गई है। साइबर सिटी गुरुग्राम में एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी को गाड़ी के बोनट पर लेकर लापरवाही से भागने का मामला सामने आया है। मामला शुक्रवार शाम करीब 6 बजे का है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने ब्लैक जेट गाड़ी को देखकर उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन आरोपी कार चालक ने कार को नहीं रोका बल्कि पुलिसकर्मी को कुचलने की कोशिश की। इस दौरान ट्रैफिक पुलिसकर्मी का नियंत्रण बिगड़ गया और वो गाड़ी के बोनट पर जा गिरा, लेकिन आरोपी कार चालक बिना रुके गाड़ी के बोनट पर पुलिसकर्मी को करीब 100 मीटर तक घसीटता हुआ आगे की तरफ ले गया। पुलिसकर्मी को बोनट पर देख आसपास के लोगों ने शोर मचाया, जिसके बाद जैसे तैसे गाड़ी को रुकवाया गया। न्यू कॉलोनी थाना पुलिस ने आरोपी कार चालक और कार चालक को कार समेत गिरफ्तार कर लिया है। पे ट्रैफिक के मुलाजिम अपनी ड्यूटी कर रहे थे, तो उन्होंने एक गाड़ी को इशारा किया जिसकी गाड़ी की जो शीशे ब्लैक थे, जेड ब्लैक थे, तो उसने गाड़ी को ना रोकते हुए सीधा ट्रैफिक कर्मचारी पे गाड़ी चढ़ा दी, तो जिससे वो अनबैलेंस होके बोनट पे गिर गया और उसने बोनट पे उसको पकड़ लिया बोनट को। तो उसने काफ़ी रोकने का इशारा किया, चिल्लाया वो, लेकिन चालक ने ना गाड़ी को तेज़ रफ्तार से भगा लिया वहाँ से और लापरवाही से चलाता हुआ लेके गया करीब 100 मीटर तक। उसके बाद वहीं हरियाणा में आने वाले 2 दिनों में मौसम बदल जाएगा। 15 अप्रैल तक बारिश और ओले के साथ साथ तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। 16 अप्रैल तक मौसम ज्यादा खराब रहने के आसार है। इसी दौरान जो हवाएं चलने की स्पीड है वो भी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहेंगी। कुछ एक जगहों पर तेज बारिश की भी संभावना बन सकती है, जिससे दिन की तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन रात के तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। आपको बता दें कि अंबाला, कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद समेत कई जिलों में बारिश से जो है वो नुकसान जताया गया है। अभी जो वेदर पैटर्न जो है, कल तक तो बिल्कुल ड्राई वेदर ऑब्जर्व किया जा रहा था, बहुत ही अच्छा वेदर, लेकिन हम लोगों ने एडवांस में ही वार्निंग दे दी हुई थी कि वेदर जो है 13 से आपको चेंज होने वाला है। 13-14 को मतलब कि वेदर कुछ ज़्यादा ही खराब रहने वाला है और आपको थंडर स्टॉर्म होगा, लाइटनिंग होगी, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी। कहीं कहीं आपको हेल स्टॉर्म की भी संभावना है। तो इसके चलते अब जो कटाई जो है वो बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित होने वाली है और फसल जो खड़ी फसल जो है उसके बर्बाद होने की भी आशंका है। हरियाणा में बिल्कुल उसी तरीका से कंटिन्यू रहने वाला है। हरियाणा के भी आपको जो आप ये देख सकते हैं कि जो नॉर्दर्न जो डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो हाईली सेंसिटिव है, जिसमें हरियाणा में आपको आ जाता है, ये डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है। सिरसा आ गया, फतेहाबाद आ गया, हिसार आ गया, जिंद हो गया, कैथल हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, अंबाला हो गया, पंचकुला हो गया, यमुनानगर, ये हाईली सेंसिटिव है। और आपको कल की आप 14 की बात करेगा, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और जिंद, ये आपको ज्यादा सेंसिटिव है। ऑल्दो ये पूरे के पूरे पार्ट में आपको लगभग रहने वाला है। और परसों जो है कुछ पार्ट में आपको मेनली नॉर्दर्न के कुछ हिस्से सेंसिटिव हैं, लेकिन परसों इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। हाँ, तो हम ये कह सकते हैं कि ये 3 दिन जो है हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि कटनी के लिहाज से अब कटनी फसल पूरी कट चुकी है। वैसाखी के अनुसार आज कटनी शुरुआत होनी चाहिए थी और आज के ही दिन यदि ये हो जाता है तो खड़ी फसल के बर्बाद होने की संभावना है। इसका कारण क्या है कि हम हमेशा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करते हैं? हाँ, बिल्कुल, इसका मेन कारण अभी जो भी हो रहा है, जो भी उत्पात होने जा रहा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का ही है। एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है और उसी के चलते आपको पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ या फिर आसपास के रीजन में भी जो हिमाचल, उत्तराखंड, ये भी कवर होने वाला है। मेनली आपको बारिश जो है अभी जो होने वाली है आपको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते ही। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।